नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए रूपम मिश्र की कविताओं की जो किताब है एक जीवन अलग से, उसकी समीक्षा लेकर आई हूँ। रूपम मिश्र प्रतापगढ़ में रहती हैं, कविताएं लिखती हैं। अभी उनकी एक किताब एक जीवन अलग से प्रकाशित हुई है, जिस पर उन्हें अनहद कोलकाता सम्मान भी मिला है। और ये जो समीक्षा है इसे सविता पाठक जी ने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत समीक्षा लिखी है, बिल्कुल रूपम मिश्र की कविताओं की तरह। सनई के बोझ से गरुवाई स्थानीयता मुझ पर काबिज हो गई। जड़ संकोच से पलके ऐसी कनरी कि तर से ऊपर न हुई। ढाक से भीगे पेड़ सी खड़ी रही। अंततः उन्होंने अभिवादन करके निहायत ज़हीन अंदाज में मुझसे कहा, अच्छा, वे कहाँ हैं जो कविताएं लिखती हैं? पीली नदी का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। पीली नदी सई के आसपास बहती है, सई गोमती के आसपास बहती है। ये जो नदियों के नाम बताने के लिए किसी बड़े का सहारा लेना है, वो बड़ा ही तकलीफ देह होता है। जब सब कुछ बहुत बड़े से पहचाना जाता है तो ये छोटी छोटी धारा लुप्त हो जाती है या गायब कर दी जाती है। इन नदियों के किनारे गांव बसे हैं, उसमें लोग रहते हैं। रूपम मिश्र का गांव पीली नदी के किनारे है। अब भी वहाँ तरकुल नरकट है, अब भी वहाँ की गढ़ई में सनई है। रूपम की कविताओं को समझने के लिए हाईवे से उतरना पड़ेगा। नहर के किनारे किनारे कई जगह से कटी चक्रोट और पैदल जाने के लिए बिजली के खंभे पर बने पुल से चलना पड़ेगा। नहीं तो पूरी गुंजाइश है कि आप पूछें, अच्छा, वे कहाँ रहती हैं जो कविता लिखती हैं? उसी चक्रोट से जाती हुई सैकड़ों लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कोहरे में भीग कर साइकिल चलाते हुए सपनों पर पैंडल की पेंग मारते हुए अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं। उनमें वो औरतें भी हैं जो साइकिल को ही किसी सपने की तरह बरतते हुए उन्हें देखती हैं। इन्हीं के बीच वो आंखें हैं जो इस कसक को महसूस करती हैं। वो हरहट नहीं है, लेकिन दब्बू भी नहीं है। वो अपनी कविताओं में दर्ज करती हैं, जिसे हाईवे से गुजरने और ख़ास तौर पर उतरने वालों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। कि तुम कायदे से तफसील करके देखना, ढरकता राष्ट्रहित और अभिजात्यता का भूगोल बनाए चंद लोग नहीं होते उस गांव की पहचान। सही मायने में ये DC खरबिरही स्त्रियां ही उस गांव की पहचान है। इनसे ही गांव मनई का गांव लगता है। रूपम की कविताएं विनम्रता से भरी हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता बहुत ही गहरी है। उनके कहन में एक सूफियाना अंदाज है। उनके भीतर एक सहज न्याय अन्याय का बोध है, जो ज्ञान से प्राप्त संवेदना नहीं, बल्कि संवेदना से प्राप्त ज्ञान है। वो लिखती हैं, पिता, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मुझे तो तुम याद रहते हो, क्योंकि ये हमेशा मुझे याद कराया गया। फांसीवाद मुझे कभी किताबों से नहीं समझना पड़ा। इतनी सरल, इतनी जटिल व्याख्या फांसीवाद की शायद ही कहीं पढ़ने को मिले। ये तो कोई आंसुओं के रक्त में डूबकर ही कह पाता है। रूपम जी और लोक भारती को बहुत सारी शुभकामनाएं इस ज़रूरी संग्रह को हम तक पहुंचाने के लिए। संग्रह का नाम है एक जीवन अलग से। कवित्री है रूपम मिश्र, प्रकाशक है लोक भारती। मैं रूपम मिश्र की आपको कुछ और कविताएं सुनाती हूँ जो बेहद प्यारी हैं। उन्होंने मान लिया था ये क्रोधी कुंवर कथाओं से चलकर उनके लिए आया है। वो कल्पना करती थी कि निरंकुश प्रेमी एक दिन शिव की तरह उन्हें बाहों में उठाकर चित्कार करेगा। उनके हट पर हिरण की हत्या करने वाले क्षत्रिय राम की तरह उनके वियोग में वन में भटकता रोएगा। पेड़ों और लताओं से उनका पता पूछेगा। ये धनुर्धारी रूढ़ी और रवायतों को उनके लिए झटके से तोड़ देगा। वे हावी रहे, जिद्दी प्रेमी को दृढ़ प्रतिज्ञ मान लहा लौट रही। वो नहीं याद रख पाई भरत को गर्भ में लिए भटकती निर्वासित शकुंतला को। नहीं निश्चित निलय मिला इसी भूमि पर भूमिजा को। जुए की शर्त तोड़ना आवश्यक नहीं लगा पार्थ को पांचाली के लिए। सजा के लिए जरूरी नहीं था अहिल्या का अपराधी होना, स्त्री होना काफी था। कुछ सिंड्रेला की खोई चप्पल कभी नहीं मिलती और हमेशा के लिए हीरो को रांझे भी नहीं मिलते। चूड़ियाँ हमेशा अभिसार में नहीं टूटती। कुछ क्रूर और कसैली कहानी कलाई में बचे कंगन भी कहते हैं। इसलिए प्रेम उससे करो जो तुम्हें रोता देख रोने लगे।
जिसमें प्रबुद्ध और पुरुष होने का दम्भ न हो। दूसरी कविता है, चली थी कलेक्टर बनाने। पहली बार स्कूल जाते हुए खूब रोई तो दादी ने माँ को डांटा, नहीं पढ़ती तो जाने दो, चली है कलेक्टर बनाने। चूल्हे के पास राख पर उंगली से लिखाती माँ फिर डांट दी गई कि अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, चली है कलेक्टर बनाने। माँ ये शब्द सुनते सुनती बूढ़ी हो रही थी और मैं बड़ी, इतनी बड़ी कि जब स्कूल में किसी लड़के के चिट्ठी फेंकने पर हंगामा हुआ तो बाबा लाठी लेकर माँ की ओर दौड़े। घूंघट में सहमी माँ रसोई घर के किवाड़ के कोने में छिपी कांपती रही और मैं उसारे में बुआ से लिपटी रोती रही। शायद उन्हें दया आ गई हम मेरी मुँह पर। वहीं आंगन से लाठी चूल्हे के पास फेंकते हुए फिर वही कहा बाबा ने, चली थी कलेक्टर बनाने। किताबों को हाथ में थामे मैं अब ससुराल आ गई। अबोध मन अभी गृहस्थी नहीं सीख पाया था। कदम कदम पर होती रही गलतियाँ। जलती उंगलियों पर गीला आटा चिपकाती सुनती रही सास की कड़क आवाज़ कि एक भी सबूत नहीं सिखाया माई ने, चली थी कलेक्टर बनाने। थैंक यू सो मच।